दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे पीआईबी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं पीआईबी में पहली न्यूज़ क्या थी। आरोग्य पथ को लेकर के था, क्योंकि 12 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया है और आरोग्य पथ के माध्यम से मैन्युफैक्चरर्स यानी विनिर्माणकर्ता, सप्लायर्स यानी आपूर्तिकर्ता एंड कस्टमर्स और ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाएगी। इससे मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? तो इसका विजन की हम बात कर लेते हैं। तो यह प्रत्येक को एक हेल्दी लाइफ, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए यानी पथ रास्ता उपलब्ध कराता है। आरोग्य पथ के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय व स्वास्थ्यमय बना सकते हैं। दिस इंटीग्रेटेड पब्लिक प्लेटफॉर्म या जो समन्वित या एकीकृत सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, दैट प्रोवाइड्स जो उपलब्ध कराता है सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी यानी एकल बिंदु उपलब्धता। आपकी हेल्थ केयर गुड्स कैन बी हेल्पफुल टू कस्टमर्स इन टैकलिंग ए नंबर ऑफ रूटीनली एक्सपीरियंस्ड यानी इश्यूज, जो प्रत्येक दिन के यानी डेली लाइफ के हमारे द्वारा जो अनुभव हैं, जिसमें हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी के रूप में, एकल बिंदु उपलब्धता के रूप में यानी कार्य करेगा। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और यह मदद करेगा मैन्युफैक्चरर्स यानी मैन्युफैक्चरर विनिर्माणकर्ताओं को एंड सप्लायर्स और आपूर्तिकर्ताओं को टू रीच ए वाइड नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स एफिशिएंटली यानी कुशलतापूर्वक अपने जो ग्राहक हैं उनका एक वाइड नेटवर्क, एक विस्तृत नेटवर्क तक इनकी पहुंच किसकी? विनिर्माणकर्ताओं की व सप्लायर्स की हो जाएगी। इसके माध्यम से अंतराल जो है उसको पाटा जा सकेगा। इसके माध्यम से अंतराल पाटा जा सकेगा और कनेक्टिविटी यानी संयोजकता, कनेक्टिविटी का मतलब हुआ कि संयोजकता को सुनिश्चित किया जा सकेगा बिटवीन देम का मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स व कस्टमर के बीच जो अंतराल आ गया है उसको कम किया जा सकेगा। एंड पोटेंशियल डिमांड सेंटर्स लाइक नियर बाई पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, मेडिकल स्टोर्स एंड हॉस्पिटल्स यानी पैथोलॉजिकल जो लैब हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, इनको भी डिमांड सेंटर्स के रूप में नज़दीक विकसित किया जा सकेगा। इसके माध्यम से अवसर उपलब्ध होंगे फॉर बिजनेस एक्सपेंशन यानी व्यवसाय को विस्तारित किया जा सकेगा ड्यू टू एन एक्सपेंडेड स्लेट ऑफ बायर्स, क्योंकि जो बायर्स हैं उनका क्या होगा? विस्तार होगा। एंड विजिबिलिटी ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और नए उत्पादों की आवश्यकता भी दृष्टिगत होगी, दिखाई देगी। दिस वुड हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज या अपशिष्ट को भी कम करने, संसाधनों का जो अपशिष्ट होता है, अपव्यय होता है, उसको भी कम करने में मदद करेगा ड्यू टू इनएफिशिएंट फॉरकास्टिंग एंड एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग जनरेट अवेयरनेस, जो अकुशल भविष्यवाणी होती है तथा संसाधनों का जो विनिर्माण होता है वो अति मात्रा में होता, अत्यधिक मात्रा में, जिसके संबंध में जागरूकता नहीं फैल पाती। तो इसके माध्यम से यानी अवेयरनेस यानी जागरूकता को भी प्रसारित किया जा सकेगा अबाउट डिमांड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी और नई नई प्रौद्योगिकियों की मांग के हिसाब से नए नए उत्पादों का यानी विकास किया जा सकेगा। अगला जो ये आपका था आरोग्य पथ, कुल मिलाकर के एक तरफ सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स व कस्टमर्स, तीनों के लिए ये क्या है? लाभदायक है। तीनों को एक मंच पर ये ले आएगा और आरोग्य पथ के माध्यम से तीनों के मध्य जो अभी तक
संघर्ष की स्थिति देखी जाती थी, उनके बीच कोऑर्डिनेशन व हारमोनियस रिलेशन देखने को मिलेगा। अगला देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, यानी साइंस टेक्नोलॉजी व इनोवेशन पॉलिसी, विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति 2020 के लिए फार्मूलेशन सूत्रीकरण की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ये कैसे कैसे विकसित हुई। तो पहली अगर पूछा जाए, पहली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी तो वह 2013 की रही है। 2013 की पहली रही है, यानी 2020 की जब इसे विकसित कर लिया जाएगा तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ये दूसरी होगी। 2013 के बाद दूसरी होगी। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये पांचवी होगी। यानी इस प्रकार की पॉलिसी जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की प्रक्रिया लाई गई है। आगे देख लेते हैं, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2020 फार्मूलेशन प्रोसेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, संगठित की गई है और 4 ट्रैक्स इसमें बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 15,000 स्टेक होल्डर हितधारकों को कनेक्ट किया जाएगा, पहुंच होगी और उनके लिए यानी कंसल्टेशन परामर्श दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। अब समझ लेते हैं ट्रैक 1 में क्या होगा। तो ट्रैक 1 के अंतर्गत अभी इसमें क्या एक प्रकार की मीटिंग भी मीट भी आयोजित की गई है नई दिल्ली में। तो ट्रैक 1 में पब्लिक डायलॉग, लीडर्स एंड पॉलिसी स्कॉलर्स, ये थीमेटिक पैनल डिस्कशन यानी थीम आधारित इसमें डिस्कशन होगा, जिसमें पब्लिक डायलॉग लीडर्स यानी सार्वजनिक वार्तालाप नेताओं व पॉलिसी स्कॉलर्स यानी नीति विद्वानों के द्वारा इस प्रकार का थीमेटिक डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें पब्लिक एंगेजमेंट होगी, आम जन का यानी शामिल होंगे, टारगेटेड सर्विस इंस्ट्रक्शन, प्रिंट मीडिया, आर्टिकल्स एंड चैनल्स फॉर रिटेन इनपुट्स एंड कम्युनिटी पॉडकास्ट फॉर लास्ट माइल आउटरीच। तो इसमें आम जन के साथ साथ प्रिंट मीडिया, आर्टिकल्स, चैनल्स इन सबको भी यानी शामिल किया जाएगा। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि टाउन हॉल मीट जो अभी आयोजित की गई, हमने कहा है दिल्ली में, तो इसका भी आयोजन किया गया, टाउन हॉल मीट को लॉन्च किया गया। अब ट्रैक 2 नीति के बारे में ट्रैक 2 जान लेते। ट्रैक 2 में क्या होगा, जो थीमेटिक कंसल्टेशन लिया जाएगा और ये विशेषज्ञों के माध्यम से थीम आधारित परामर्श को यानी सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें 21 फोकस्ड थीमेटिक ग्रुप्स बनाए गए हैं, 21 केंद्रित थीम विषयगत आधारित समूहों का गठन किया जाएगा। ये सेकंड ट्रैक में होगा। ट्रैक 3 में क्या होगा? ट्रैक 3 में मिनिस्ट्रीज, मंत्रालयों व स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के बीच वार्तालाप किया जाएगा। यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या बदलाव होना चाहिए, तो मंत्रालयों व राज्य सरकारों बीच कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जाएगा। ट्रैक 4 की बात करें तो ट्रैक 4 के माध्यम से अपेक्स लेवल पे यानी उच्च स्तर पे मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन यानी कि बहु हितधारकों को परामर्श प्रदान किया जाएगा। तो ये 4 ट्रैक है। अब अगर हम देखें इंडिया में कैसे कैसे, तो भारत की पहली साइंस पॉलिसी विज्ञान की नीति 1958 में आई। आप जानते हो 1947 में भारत आज़ाद होता है। तो आज़ादी के बाद लगभग आपके 8 इधर 3 11 साल बाद पहली आपकी नीति साइंस के लिए आती है, उसी को फर्स्ट साइंस पॉलिसी कहा जाता 1958 में। फिर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हुई तो आपका इंदिरा गांधी के काल में 1983 में आती है। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में लाया जाता है और साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 में आती है। और 2013 साइंस टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नवाचार
नवाचार समर्थित विज्ञान व प्रौद्योगिकी को कैसे अपनाया जाए, इसी पे ध्यान रखने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 आती है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। पहली साइंस पॉलिसी 1958 की थी, अगली 1983 की थी टेक्नोलॉजी पॉलिसी, फिर आपका 2003 की आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2000 यानी साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट को यानी साइंस विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को आकर्षित करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 लागू किया जाता है। अगला देख लेते जो न्यूज में था वो लोनार लेक को लेकर के था। तो लोनार लेक आप जानते हो इसका कलर अभी गुलाबी हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें सैलिनिटी की वजह से, लवणता की वजह से हुआ है, और अन्य वाटर बॉडी जल निकाय में शैवाल की उपस्थिति की वजह से भी कुछ विशेषज्ञ एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं कि दो रीजन हो सकते, या तो सैलिनिटी हो सकती है या फिर आपका एलगी शैवाल की उपस्थिति की वजह से हो सकता है। तो ये लोनार लेक आपका जान लीजिए एक क्रेटर जनित आपकी यानी कि क्रेटर से निर्मित आपका, और ये वृत्तीय लेक है, सर्कुलर लेक है, तो इसी का कलर अभी पिंक गुलाबी हो गया है। यह भारत की जियो हेरिटेज है, जिसे वर्ल्ड जियो हेरिटेज के नाम से जाना जाता, जिसे 1979 में 1979 में जियो हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया था। इसकी एक यूनिक ज्योग्राफिकल साइट के रूप में पहचान CJE अलेक्जेंडर के द्वारा 1823 में पता लगाया जाता। अब क्यों इसमें सैलिनिटी की बात हो रही, क्योंकि ऐसी स्थिति ईरान की एक झील यानी झील की भी उत्पन्न हो गई थी, उनमें भी रीजन बाद को पता चला सैलिनिटी की वजह से हुआ। तो इसकी सैलिनिटी यानी 10 आपकी इसकी जो ये आपकी सैलिनिटी है वो 10 से ज़्यादा है इसका pH मान, यानी एक प्रकार की ये आपकी क्षारीय झील है जिनका pH मान 7 से ज़्यादा होता, उसी को क्षारीय झील के नाम से जाना जाता है। आइए अगला देख लेते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के विरुद्ध या खिलाफ विश्व दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता। तो पीछे हम इसका डिस्कशन कल वाले वीडियो में किए थे, आज का कुछ नई चीज़ें हमने ऐड किया है, तो इसलिए हमने आज भी शामिल कर लिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। आप जानते हो 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, और इस बार प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कम 5 क्वेश्चन आपके PCS प्री में पूछे गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टारगेट इसका 8 के अंतर्गत 8.7 है, उसके अंतर्गत कहा गया कि 2025 तक सभी प्रकार के जो बाल श्रम होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर ये आपका इसी को क्या कहा जाता, तो ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे UNCRC पर जो कि 1989 में अपनाया गया था, उसको भी भारत ने 1992 में एडाप्ट कर लिया है, रेक्टिफाई कर दिया, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश है। ध्यान दीजिएगा। तो उसी को 92 में एडाप्ट करता। उसके पहले ही गुरुपद कमेटी एक गुरुपद समिति बनाई जाती है। गुरुपद समिति की सिफारिश के आधार पर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अधिनियम 1986 भी भारत के द्वारा पारित किया जाता और 2016 में ध्यान रखिएगा इसी चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी चाइल्ड लेबर बाल श्रम निवारण एवं यानी प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल नियंत्रण अधिनियम
संशोधन 2016 पारित किया जाता और इसमें कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में नहीं काम पर लगाया जाएगा और कहा गया कि 14 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, जबकि अन्य घरेलू कामों जैसे आपके माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना इत्यादि में ये आपका काम कर सकते हैं 14 से 18 साल वाले बच्चे, लेकिन ध्यान रहे कि उनकी स्टडी यानी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कन्वेंशन है UNCRC 1989 का, इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने से मनाही की गई है। तो इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक आपका है ILO, इसी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विशेषीकृत 6 इकाइयाँ हैं उनमें से एक है और सबसे पुराना है। ध्यान रखिएगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता, अंतर्राष्ट्रीय यानी श्रम संगठन के नाम से जाना जाता। तो इन्होंने श्रम के क्षेत्र में 8 कन्वेंशन को यानी अडॉप्ट किया है यानी लाया है, उनमें से भारत ने 6 को अपनाया है। तो समझ लेते हैं कि लेटेस्ट आपके 2 हैं, ILO कन्वेंशन 138 135 कहा जाता और ILO कन्वेंशन 182 कहा जाता। इससे आपका IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब समझ लेते हैं 182 क्या है। ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम का सबसे खतरनाक बुरा रूपों को समाप्त करने की बात कन्वेंशन 182 करता है, जबकि 138 मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। फॉर वर्कर, श्रम के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा, वो कन्वेंशन 138 138 करता है। तो ध्यान रखिएगा, बाल श्रम से संबंधित 2 कानून हैं। इसके अलावा 6 हमने कहा भारत 8 में से 6 कानूनों पर यानी क्या कर रेक्टिफाई किया है, उसको अपनाया है। तो उनमें से आपका बाल श्रम उन्मूलन 1930 का कन्वेंशन नंबर 29 है। बालात श्रम उन्मूलन फोर्स्ड लेबर एलिमिनेशन 1957 जो कन्वेंशन 105 है। समान कार्य के लिए समान वेतन यानी 50-50 कर दीजिए, तो 50-50 का मतलब क्या हो जाएगा 100 और 100 का मतलब कन्वेंशन नंबर 100 है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक ये 1951 में अपनाया गया और आपका ये 100 है कन्वेंशन नंबर। रोजगार तथा भेदभाव यानी रोजगार सबको दिया जाएगा, उनमें किसी के साथ जात धर्म पंथ संप्रदाय इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे 1958 में अपनाया गया और एक कन्वेंशन नंबर 111 है 111 है। तो ये कन्वेंशन 29, 101, 100 और 111 और साथ ही आपका कन्वेंशन 138 हुआ 182, ये भी 2 आपको बता दिए। तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान 23 हुआ 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत, इससे भी आपके IAS प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 23 व 24 में इन शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया जो कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है तो 23 में क्या कहा गया, आर्टिकल 23 कहता है कि ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 23 यानी मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम की मनाही की बात की गई है। मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम का निषेध कहा गया। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों या अन्य पर संकटमय उद्योगों में नियोजित या काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 व 24 में ये बात कही गई है। और कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क विधिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 पारित किया गया और ये 2010 से पूरे देश में लागू भी है। आगे देख लेते हैं, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया और ये हर साल
13 जून 2020 को मनाया गया। ये 5वीं बार हुआ है इसको मनाया गया। तो इसका मतलब पहली बार कब 2016 में मनाया गया था। अगर बात करें तो ये विश्व के अन्य भागों में अफ्रीका जैसे देशों में 2006 से मनाया जा रहा। 2013 में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। अगर थीम की बात करें कि 2020 की थीम क्या रही है तो मेड टू साइन 2020 की थीम रही है। एल्बिनिज्म की बात करें तो यह दुर्लभ नॉन कंटाजियस यानी गैर संक्रामक यानी छुआछूत की बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से ये फैलने वाली बीमारी है जिसमें आपका शरीर में मानव शरीर में मेलानिन का उत्पादन नहीं हो पाता और मेलानिन ये तय करता है कि आपकी त्वचा का रंग क्या होगा, आप काले होंगे या गोरे। तो इनमें मेलानिन उत्पादन का अभाव पाया जाता है, जिनमें एल्बिनिज्म पाया जाता है, जिससे कि आँखों में त्वचा हेयर मेकिंग प्रोन टू सन एंड ब्राइट लाइट यानी कि ये आपका सूर्य का प्रकाश हुआ, ये आपका कलर आपके शरीर का कलर आपका क्या होता, रंगहीन हो जाता, आपका त्वचा का रंग आई का रंग और बालों का रंग उतर जाता है, तो ये रंगहीन हो जाता है। मेलानिन का अगर उत्पादन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर का रंग यानी काला हो जाता है, हम काले हो जाते। अगर त्वचा का रंग मेलानिन का उत्पादन शरीर में कम होता तो हमारी त्वचा का रंग गोरा यानी आपका शरीर में गोरापन आ जाता है। आगे आइए देख लेते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। इस प्रकार की रिपोर्टें काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो इसे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया के ग्रोथ रेट बताया कि ये -9% रहने वाली है और विश्व की ग्रोथ रेट 2.6% रहेगी, 2.6% रहेगी। तो हमारे लिए ये आपका कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। आइए अगला देख लेते हैं 27th यानी वेबिनार। वैसे 31 वेबिनार हो चुके, जिनमें से आपको 28 बताए थे। 28 आपका बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से संबंधित था, उसकी क्या विशेषताएं वो बताए थे। 29 वाला आपका किससे संबंधित था, तो 29 वाला ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे 29 वाला किससे संबंधित था, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित था। उसके बाद आपको 30 बताए थे, 30 के बाद फिर आपको 31 बताए हैं। 31 आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और 30 आपका गोल्फ से संबंधित था। उसके बाद अब आते हैं, आज हम बात करेंगे यानी 27 की। 27 जो वेबिनार 27 सीरीज इससे चल रही थी, तो 27th वेबिनार ये देखो अपना देश मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा। तो 27 आपका हरियाणा पे फोकस था, तो उसकी कल्चर उसका खान पान व टूरिज्म पे इसका टाइटल रखा गया, हरियाणा कल्चर क्यूजाइन व टूरिज्म इसका क्या था यानी टाइटल था। तो हरियाणा का मतलब होता हरि का आना यानी भगवान का आना, तो इसे भगवान शिव व भगवान विष्णु की भूमि कहा जाता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिनमें 3 युद्ध हुए, जिसे पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिनमें बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ये 3 युद्ध आपके हुए हैं। अगला लोक नृत्य की बात करें तो ये 3 आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता। तो हरियाणा के 3 लोक नृत्य कौन कौन हैं, तो आपका घंगोर घूमर, ये आपका धूमर नहीं है, ये घूमर है, ध्यान रखिएगा। घंघोर घूमर व छठी छठी या छठी इसी को कहा जाता। तो घंघोर घूमर व छठी यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं, लोक नृत्य हैं। हरियाणा फर्स्ट ऐसा भारत का पहला राज्य है जिसने टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मास्टर डिग्री यानी एमए की डिग्री के स्तर या समकक्ष यानी कोर्स शुरू किया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पर्यटन
प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर डिग्री का कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य कौन भारत का है? तो हरियाणा है। इसके अलावा हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स यानी कि होटल प्रबंधन संस्थान स्थित हैं। इसके अलावा यानी इतिहास में जाओगे तो आपका असीरगढ़ का किला, राखी गढ़ई का किला ये हरियाणा राज्य में स्थित हैं। तो ये आपकी थी कौन सी 27 वेबिनार किस पे आधारित रही है? तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बता दिया कौन, हरियाणा। उसके बाद 26 वेबिनार की बात कर लेते हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट। तो हमने ऊपर की सारी डिस्कस कर दिए, 1 से लेकर जो हुई है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी काम किए हैं। इससे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आगे हम और डिस्कस कर लेंगे। तो 26 वेबिनार देखो अपना देश के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इसे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। टाइटल इसका 26 का रखा गया, द टेनासिटी ऑफ सर्वाइवल। और इसका जो मैसेज संदेश है, कच्छ नहीं देखा, कच्छ गुजरात में है तो कुछ नहीं देखा, यानी कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसका टाइटल या मैसेज रखा गया है। आइए अब हम कच्छ की, यानी गुजरात आपका ये भारत है, तो भारत का ये वाला हिस्सा आपका दलदली क्षेत्र, इसी को क्या कहा जाता, रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता। तो उसकी कुछ विशेषताओं की यहाँ बात की गई है। आइए देखते हैं। कच्छ लैंड ऑफ साल्ट डेजर्ट, यानी साल्ट माने नमक होता, लमर तो लमर मरुस्थल, ग्रासलैंड घास भूमि एंड मैंग्रोव, तीनों चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। साल्ट डेजर्ट है, ग्रासलैंड व मैंग्रोव वन की वनस्पतियों से युक्त ये आपकी भूमि है। वर्ल्ड्स ओनली इनलैंड, यानी ध्यान दीजिएगा, जो मैंग्रोव वन पाए जाते ये लमरई क्षेत्र यानी सेलाइन वाटर में उगते हैं और महासागर में उगते हैं। कहाँ? ये भारत है। तो एक मात्र आपका कच्छ ऐसा क्षेत्र है विश्व का जो स्थल यानी अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गुजरात में। तो ऐसा भी आपका स्टेटमेंट ओनली दे दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ अपवाद होते हैं, ओनली हमेशा गलत नहीं होता है। अगर बात करें टोटल नमक का तो 3/4 उत्पादन केवल आपका कच्छ से, गुजरात से नमक का उत्पादन होता है। और ये गुजरात का कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये आपका एक प्रकार का ऊंट पाया जाता, उसी को नस्ल उसकी है, उसी को खराई नस्ल का ऊंट कहा जाता। खराई नस्ल का ऊंट का ये निवास स्थल या होम माना जाता है रन ऑफ कच्छ। इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वह ड्राई लैंड यानी शुष्क भूमि, व सेलाइन वाटर और लमरई जल दोनों जगहों पर यानी सर्वाइव हो सकता है। केवल खराई ऊंट में ऐसी कैपेसिटी है कि ड्राई लैंड शुष्क भूमि यानी मरुस्थल के साथ साथ या जो नमकीन जल है वहाँ पर भी रह सकता है, यह तैर सकता है। अगला ध्यान दीजिएगा, जो खराई ऊंट होता वो तैर सकता है इन सी वाटर, समुद्री जल में, एंड और फीड ऑन सेलाइन वाटर, और लमरई जल या नमकीन जल को पी करके वह समुद्री वनस्पतियों को खा करके अपना जीवन यापन बिता सकता है। इसके अलावा यह एक्सट्रीम बिल्कुल अति क्लाइमेट जलवायु ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल की अतिवादी जलवायु में रह सकता, एंड हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर, और नमकीन अत्यधिक लमरई जल में भी ये अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। तो इससे क्वेश्चन 2016 में खराई ऊंट से पूछा गया था। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। और ध्यान दीजिएगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है जो कि भारत में स्थित है, धौलावीरा। और जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा, ध्यान दीजिएगा, वाटर मैनेजमेंट के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम जाना जाता। तो आपका ये ध्यान रखिएगा। अगला, गुजरात में बात करें तो फॉसिल पार्क भी गुजरात में स्थित है और यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसके अलावा कला डूंगर यहाँ
पाया जाता है। 2 मंदिर ध्यान रखिएगा, गुरु गोरखनाथ मंदिर। अब गुरु गोरखनाथ मंदिर दे देगा तो आप तुरंत आपका गोरखपुर लगा दोगे, लेकिन आपका जो गुरु गोरखनाथ मंदिर वो आपका गुजरात के कच्छ में है। और दूसरा नारायण सरोवर मंदिर व गुरु गोरखनाथ मंदिर, 2 यहाँ पर मंदिर विद्यमान हैं। एक को गुरु गोरखनाथ मंदिर व दूसरे को नारायण सरोवर मंदिर कहा जाता। इसके अलावा लाख पोर्ट या लाख बंदरगाह या किला भी यहाँ पर पाया जाता। इसके अलावा सुरहंदो भी यहाँ का एक क्या है, यूनिक पिकॉक शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है। सुरहंदो एक प्रकार का द्वितीय मोर के आकार का वाद्य यंत्र है जो मधुर आप संगीत के साथ उसको बजाया जाता है। अगला थाली डांस ध्यान दीजिएगा, थाली डांस यहाँ गुजरात में होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थाली डांस कहाँ, गुजरात में होता है, जिसमें शादी के अवसर पर व जब बच्चा कोई नया जन्म लेता है तो उसके अवसर पर यानी एक संतुलित डांस किया जाता है, जिनमें शरीर का थाली पर डांस किया जाता, इसीलिए शरीर का संतुलन बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है। इसके अलावा तूफान, ये भी आपका यहाँ का एक वन्य जीव डांस है, जिसे समुंदर की मस्ती के नाम से भी जाना जाता। आगे आइए, 25वां जो वेबिनार हुआ ये आपका देखो अपना देश के अंतर्गत हुआ, और इसमें जो टाइटल था वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर द इमर्सिव ट्रेवलर, ये आपका रखा गया। अब कुछ इसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों पे आधारित था, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जुकू वैली ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डी साइलेंट है, जुकू घाटी। पहला क्वेश्चन है ये है, मैचिंग में दे सकता है, जुकू वैली कहाँ है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट में। आइए मैप से देख लेते हैं, तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, इधर आपका असम है, ये मेघालय है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड व मणिपुर जो ये बॉर्डर है, यहीं पर जुकू वैली पाई जाती है, और यह सुषुप्त ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल है। अगला हॉर्नबिल फेस्टिवल जो आयोजित किया जाता, एक ग्रे हॉर्नबिल जानवर एनिमल होता, वो पश्चिमी घाट में पाया जाता, उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। जो हॉर्नबिल त्यौहार पूछा जाए तो ये नागालैंड के कोहिमा नामक शहर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर भारत का पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट यानी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरुणाचल प्रदेश का 70% भाग किससे, वनाच्छादन से, फॉरेस्ट कवर से आच्छादित है। और अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है, इसी को तवांग सांगती घाटी के नाम से जाना जाता। इसके अलावा लोसर महोत्सव लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो पूछा जाए कि लोसर फेस्टिवल त्यौहार कहाँ होता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर असम की बात करें तो असम में महिलाओं के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी, यानी टेक्सटाइल का मतलब हुआ कि आपका सूती उद्योग क्षेत्र किसी को कहा जाता, उनमें महिलाएं काफ़ी कार्य करती हैं, काफ़ी संख्या में, उनके द्वारा कई प्रकार के सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम ये पहला भारत का व विश्व का एकमात्र राज्य है जो 100% यानी फुली ऑर्गेनिक यानी पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य बना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश आप प्री व मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। अब कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आपका और कॉन्फिडेंस हाई होगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर आपके हाथ में होने चाहिए। पता चला आप वन लाइनर करेंट करते तो जा रहे हैं, लेकिन आपका कुछ
एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ आपका तोता मैना उड़ना शुरू हो जाएंगे। कुछ लगेगा क्या क्या पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया, तो उसके पहले पेपर ज़रूर देखिए, तब पता चलेगा एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता। ये 2019 का पीसीएस का प्री के क्वेश्चन हैं, तो 2019 के पहले क्वेश्चन उठाते जो हम डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो आपको हमने बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब 2013 में लाया गया था, तो ये हमेशा चर्चा में बना रहता, एवरग्रीनिंग टॉपिक है। तो प्री व मेंस दोनों में, मेंस में भी क्वेश्चन आया था 18 वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और 2019 के प्री में पूछा गया। कहा गया कि ये 75% जनसंख्या ग्रामीण व 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता, यानी शामिल। बिल्कुल बात सही है। पीछे के वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। महिलाओं व बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल बात से गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता इसी के अंतर्गत प्रदान की जाती। 18 वर्ष से आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों इसका आपके स्टेटमेंट सही, यानी सी आंसर होगा। अगला बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी इसी को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता। इसको भी हम करंट वाले पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ये भी 2019 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर 3 के आधार पर तैयार किया जाता, यानी हेल्थ, एजुकेशन व लाइफ स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग इसी को कहा जाता, जीवन स्तर कहा जाता। तो स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर तीनों को मानक बना करके बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी तैयार किया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी इसका डी। ये 2019 के पीसीएस प्री में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार, यानी पहले शुरू हुआ उसके बाद कौन, उसके हिसाब से लगाना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कई बार इसको डिस्कस कर चुके। 1972 में शुरू किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में और 2003 में इसका जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया जाता और इसे चेन्नई में स्थापित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार डिस्कस किया, अभी पीछे कल परसों वीडियो में डिस्कस किए। 1973 हाथियों की यानी प्रोजेक्ट के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। तो अब लगा लीजिए, यानी 1 पहले आएगा, उसके बाद आपका 73 3 आएगा, फिर आपका कौन आएगा 4 आएगा, 1 3 4 2, तो आपका 1 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका 2019 के पीसीएस प्री में पूछा गया था। आइए जम्मू कश्मीर वाला आपको डिस्कस किए थे, तो उसका पूछा क्रोनोलॉजी उसमें भी पूछा है। तो आइए जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था, इतना करंट में हाईलाइट मुद्दा था। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो प्रत्येक बारे में हम समझ लेते हैं। महाराजा हरि सिंह 24 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान की कबीलाई के द्वारा जम्मू कश्मीर में हमला होता, तो आपका ये विलय पत्र पर साइन करते हैं। तो ये आपका 24 अक्टूबर 1947 पहला हो गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता, तो 1950 से सेकेंड घटना हो गई। और तीसरी घटना, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने अनुमोदन कब, तो 1900 ध्यान दीजिएगा 54 में ये वहाँ की जो संविधान सभा है वो अनुमोदन करती है, और जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में लागू कर दिया जाता। यानी एक क्रोनोलॉजी ऑलरेडी दी हुई है 1 2 3 4, तो इसमें कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। कितना अच्छा क्वेश्चन और मज़ेदार पूछा गया, ये भी हमने डिस्कस किया करंट में। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता। क्यों मनाया जाता? क्योंकि पीछे एक वीडियो में देखिएगा काफ़ी डिटेल बताए हैं। 24 अप्रैल 1992 को इसी दिन यानी 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। 92 का अधिनियम बना था, 24 अप्रैल 1993 से तो यानी लागू कर दिया गया था। और इस बार पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को 2 आपकी हमने कहा प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अब याद कीजिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल व स्वामित्व,
ई ग्राम स्वराज पोर्टल व स्वामित्व दोनों करंट में डिस्कस किए हैं, तो पीछे एक वीडियो जरूर देखा कीजिए। अगला, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स की किसमें आर्टिकल यानी ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जहाँ जहाँ ए दिख जाए वो अधिकांश 42वें से ही ऐड किया गया, और कुछ आपका इसके बाद वाले हैं तो 43A में आपका 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आगे आइए, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य? कितनी बार ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके, कौन है? सिक्किम भारत का। ये भी 2019 के PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये भी आपका करंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें क्योटो प्रोटोकॉल बताए थे, कई आपका COP डिस्कस किए थे। COP 3 के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है 1997 में लाया जाता है, और यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए लाया जाता है। यहाँ जल संरक्षण दिया तो यही कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं, तो ये जरूर गोला कर लीजिए। ये मेरा ओरिजिनल पेपर है, तो इसमें देखिए हमने बिल्कुल गोला कर दिया कि ताकि कोई गलती ना हो, तो ये गलत है। बाकी कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए बिल्कुल, स्टॉकहोम ये POPs के लिए है, परसिस्टेंट ऑफ यानी पॉल्यूटेंट्स यानी कि अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए है, यानी परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए है स्टॉकहोम सम्मेलन, ध्यान रखिएगा। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी हम डिस्कस कर चुके। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 85 में आता, 87 में लागू होता, और आपका 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया जाता, और इसे 1989 में लागू किया जाता है। और इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इसके उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये भी आपका पूछा गया था। अगला देख लेते हैं, ये भी आपका भी करंट में डिस्कस किए कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता। तो हमने कई प्रकार की आपका डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट, ये आपका एक सर्वे आपका आया है, तो उसी में हमने इसको डिस्कस किया था। तो आपका अब देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो करंट आपका होता है लगभग 50% अब करंट अफेयर पूछा जा रहा। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल यानी इसी को आकस्मिक भी कहा जाता, स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। आइए अगला देख लेते। ये भी क्वेश्चन आपके 2019 के PCS में पूछा गया था, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। आगे आइए अगला देख लेते हैं। 2018 का आपका PCS का पेपर शुरू हो गया। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन COP21 कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, और पेरिस समझौता भी इसे कहा जाता। ये कई प्रकार के समझौते हुए, तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान कब आया था? तो याद रखिएगा ये 2008 में आया था। ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको आगे एनवायरनमेंट में कभी आएगा तो डिस्कस करेंगे। आगे आइए 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको? भरत वाटवानी व सोनम वांगचुक दोनों को, यानी C ऑप्शन जाएगा, दिया गया था। 2019 का पूछा जाए तो आपका पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया, तो ध्यान रखिएगा रवीश कुमार को दिया गया है निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। अगला देखिए ब्रिक्स 10 शिखर सम्मेलन 2018। तो हमने सारा कुछ आपको बताए थे कि पहले ब्रिक लिखिए। तो पहला आपका रूस में हुआ, रूस के सान्या में हुआ, तो 2000 ध्यान दीजिएगा 2009 में पहला होता है। दूसरा वाला फिर आपका ब्राज़ील में होता है, 2010 में होता है। उसके बाद आपका कहाँ होता है? चाइना में होता है, 2011 में होता है। 2012 में आपका कहाँ होता है? इंडिया में होता है, तो 12 तक ये। और 2012 के बाद आपका ये 2010 में
इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है। तो 2013 में आपका कहाँ होता, साउथ अफ्रीका में होता है। इसके बाद आइए अब ब्रिक्स लिखिए। 13 के बाद बिल्कुल प्रोसेस अब सीधा सीधा चलेगा, यानी 2014 वाला फिर ब्राज़ील में हुआ, 2015 वाला रूस में हुआ, 2016 वाला इंडिया गोवा पणजी में हुआ, 2017 वाला कहाँ, चाइना में हुआ, 2018 वाला कहाँ, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका भी आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और 2018 दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका तक पहुंच गए। अब 2019 वाला कहाँ हुआ, फिर ब्रिक्स लिखिए। कुछ भी इसमें पूछा जाए तो आपका ब्राज़ील में 2019 वाले का आयोजन किया गया। 20 वाला कहाँ, रूस में हुआ होगा। 21 वाला कहाँ, इंडिया में फिर होगा। 22 वाला चाइना में होगा। 23 वाला फिर दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो ये ऑर्डर चलता रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पिछले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग बताइए। 2018 के पीसीएस के प्री के क्वेश्चन देख लीजिए। नॉर्मन बोरलाग अभी कल के डिस्कशन में था, जब विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर किसको, रतन लाल को दिया गया, तो उसी के संबंध में हमने इसको डिस्कस किया था। 1970 में नॉर्मन बोरलाग को पुरस्कार दिया जाता, लेकिन नोबल पुरस्कार मिलता। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कृषि पहला ऑप्शन लगा के चले आए थे, लेकिन कृषि कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें नोबल पुरस्कार मिलता हो। तो कल भी हमने बताए थे, पीस या शांति के क्षेत्र में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। आगे आइए, हमने आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ आपके कॉन्सेप्ट बताए थे। अब आईएएस का पेपर शुरू हो जाता। ये 2018 का आईएएस का प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं। जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं या इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रय आदेश दे देता है, सीधे मंगा देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी बात हो रही। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में यानी पहले ही भी आपको चेतावनी दे देती कि आगे आपकी भीड़ लगी हुई है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इस आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? पहला ऑप्शन है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आपने सोचा, क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। ये कल या परसों के वीडियो में आपको डिस्कस किए थे, आईएएस 2018 में पूछा गया। अगला देख लेते, एनजीटी ये भी डिस्कस कर चुके हैं। 2010 के अधिनियम से इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया जाता और इसे नई दिल्ली में इसकी प्रमुख शाखा है। और सीपीसीबी ये भी आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिस्कस कर चुके, 1974 में इसे स्थापित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। आइए देख लेते हैं। एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया, बात यहाँ तक सही है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश नहीं, 1974 में एक आपका अधिनियम आता है, उसके माध्यम से ये भी बनाया जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, देखिए आधे आधे स्टेटमेंट से घुमाया है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता, जबकि सीपीसीबी झरनों, कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। सही बात है, देश में वायु की क्वालिटी में सुधार लाने का लक्ष्य रखता, बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर होगा बी। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर पूछा गया है। अगला ये भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जाना जाता। तो भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? तो हमने आपको बताए थे एनपीसीआई, नेशनल का पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी इसका
किया जाता तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसमें कई शक्तियाँ बताए थे। ये आपका नेशनल पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अनुसार ये कार्य करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आइए देख लेते हैं, ये 2018 का पेपर ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने आपका एक ज्वालामुखी के बारे में बात किए थे, बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है। हमने करंट में इसका डिस्कशन जब अंडमान का किए थे तो उसमें काफ़ी डिटेल में किए थे। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित, बिल्कुल बात सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व स्थित, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में यानी उद्गार हुआ था एरप्शन, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ नहीं भैया, ये आपका फिर से उद्गार यह 2016 में हुआ, इसीलिए आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट काट दीजिए, तो तीसरा काटोगे तो आपका एक कटा एक कटा एक कटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केवल पहला सही है। देखिए कैसे आपका IAS में क्वेश्चन आपके किए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, देखो ये IAS में पूछा गया। क्वेश्चन 18 में IAS में पूछा गया और 19 में सेम टॉपिक पे क्वेश्चन PCS पूछा गया, तो इसीलिए IAS के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर PCS के लिए। पहला स्टेटमेंट है, केवल वे ही परिवार खाद्य सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं जो BPL श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, नहीं अन्नपूर्णा के अंतर्गत वाले भी इसमें आते हैं। बुजुर्गों को भी अनाज प्रदान किया जाता। तो यहाँ जहाँ हमने बताया था स्टीम वर्ड लग जाए, कभी कभी आपका कुछ आपको ध्यान रखना क्वालिटी के हुए, कुछ आपका अपवाद हैं जिनमें केवल वाले स्टेटमेंट सही होते, लेकिन अधिकांश मामलों में केवल वाले गलत होते। तो पहला स्टेटमेंट काटिए, अब सीधे ऑप्शन पे पहुँचिए, पहला काटने के बाद निपटाइए। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो या तो केवल भी और केवल यानी आपका कि या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा। देख लेते हैं, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। अगला है, गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन यानी 1600 कैलोरी राशन घर ले जाने के हकदार हैं। अब कॉमन सेंस लगाइए, 2100 तो एवरेज है, तो ये 1600 में इनका क्या होगा, तो 3 स्टेटमेंट आपका अपने आप कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। और सेकंड आप PCS में देखोगे तो सेम स्टेटमेंट आपकी 18 वर्ष से महिला वाला ये सेम वहाँ पर भी उठा के रखा था, तो कई बार कॉमन मिल जाता, तो इसका आंसर केवल बी होगा। ये भी 2018 के IAS के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछता। अभी इसका आज डिस्कस किए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO कि 100 कन्वेंशन 138 हुआ 182 किससे संबंधित, बिल्कुल नॉर्मल है। तो बाल श्रम, और बाल श्रम में भी चाइल्ड लेबर से, ये आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यानी काम करने की वो, और आपका वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर का बाल श्रम का सबसे बुरा खतरनाक रूप वो आपका कन्वेंशन 182 है, 182। इसके अलावा अन्य कन्वेंशन भी बताए, 100 कन्वेंशन समान कार्य के लिए समान भागीदारी, उसके बाद आपका 111 कन्वेंशन बताए, 2 और बताए, ध्यान रखिएगा वो आपका पीछे हो चुके हैं। आगे आइए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भीम ऐप पीछे बता चुके हैं, तो भीम ऐप उपयोग करने के लिए यह ऐप UPI आदि सक्षम बैंक खातों से किसी धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता, बिल्कुल बात सही है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के लिए 4 घटक होते, वहीं भीम ऐप में प्रमाणीकरण के लिए 2 घटक होते, तो फिर यहाँ ओनली लगा 2 घटक, ये गलत है, तो 2 को काट दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर केवल 1 होगा, 1 होगा। आगे आइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये देख लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन IAS में पूछा गया है, 2018 का है। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार कब आती है, राज्य की बात है तो केरल में आती है। और केरल में इस सरकार का गठन कब होता है, तो 1957 में होता है। तो ये पहला हो गया। इम्पीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI कब किया जाता, तो 1955 में किया जाता है, यानी 55-56 में किया जाता। तो ये दूसरा हो गया। अगला आइए, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता, तो आपका एयर इंडिया 1953 में किया जाता है। काफ़ी आपका हाईलाइट थी, तो कई को एक साथ मर्ज किया गया। गोवा भारत का स्वतंत्र राज्य कब बनता है, तो
1961 आपका स्वतंत्र राज्य गोवा बनता है। तो अब आइए, अब काउंट पहले होगा यानी 3 से शुरू होगा, 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, तो 3 1 देख लेते हैं किसमें है, तो 3 1 यानी आंसर जाएगा ये डी वाला 3 1 2 4। ये भी 2018 के IAS प्री में पूछा गया था। तो ध्यान से किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो सकते हैं। अगला, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद की बात हो रही है। तो इसका हमने कहा अभी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हुई थी, तो ये हमने करंट में इसका डिस्कस किए थे, हमेशा आती रहती। तो इट इज़ एन आर्गन ऑफ नीति आयोग, बिल्कुल व नहीं, वित्त मंत्री यानी ये आपका स्वतंत्र एक बॉडी है। तो पहला तो स्टेटमेंट गया, तो पहला गया तो काटिए, ऑप्शन पे जाइए, ए गया 3 दोनों में है, तो 3 आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, 2 देख लीजिए, 2 क्या बात कर रहा। इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल बात सही है। तो 2 3 आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसका आंसर सी होगा। तीसरा वाला भी अब रीड कर लेते, इट मोनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल आपका ये स्टेटमेंट सही है। आगे आइए, व्हाट इज आर द पर्पजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF की बात कर रहा। तो यह अधिनियम 2016 में आया था, तो उस समय ये पीछे हमने करंट में इसको डिस्कस किए हैं। तो प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट यानी ऐसे ज़िले जहाँ पर मिनरल रिच हैं, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बाबा, ये एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो इससे प्रभावित आपका खनिज निष्कर्षण होता है, तो उससे जो वहाँ की जनजातियाँ निवासी प्रभावित होंगे, उनके वेलफेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन लाया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला काटिए, तो ये गया, ए गया, तो सीधे आंसर भी मिल गया। अब आपको रीड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, वैसे देख लेते हैं, यानी प्रोटेक्टिंग द इंक्रीज ऑफ द पर्सन अफेक्टिंग बाय माइनिंग ऑपरेशन, ये बिल्कुल बात सही है। अगला, अथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू लाइसेंसेज फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नो, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो वैसे भी आपका आंसर आप निकाल चुके थे, केवल 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा, 2016 में पूछा गया। अगला देखिए, खराई ऊँट वाला आ गया, जो अभी गुजरात वाले वेबिनार में हमने डिस्कस किया है। तो व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, ये ब्रीड फाउंड इन इंडिया, इसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर ऑफ सी वाटर, यानी समुद्री जल में या स्विमिंग कर सकता है। कितने किलोमीटर आपको राइट फिगर नहीं, लेकिन आपने अभी सीखा कि स्विमिंग कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। इट सर्वाइव्स या जीवित रह सकता है बाई ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव यानी वनस्पतियों को खा करके, बिल्कुल बात सही है। स्थल पे भी रह सकता और सेलाइन वाटर में भी रह सकता है। तीसरा, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, नहीं इसको यानी डोमेस्टिकेट पालतू बनाया जा सकता, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2। जैसे 3 काटते, ये गया, तो राइट आंसर क्या हो जाता, 1 2। जो आपके टिपिकल क्वेश्चन होते, कोई ना कोई आपका क्लू जरूर दिया जाता है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। तो आपका एक क्वेश्चन के साथ आपका डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट आप लोग करिए, लेकिन आपके पास कहाँ टाइम है कमेंट करने का, और ना ही आपको टाइम है जब पेपर आएगा, तब आप 10 दिन में आप छटपट लगाओगे कि इधर आप करोगे, यूट्यूब में मारोगे सर्च के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका शॉर्टकट मार करके अब PCS तो किसी भी हालत में नहीं क्वालिफाई हो सकता। तो आप डेली बेसिस पे जब तक नहीं करोगे तब तक कंफ्यूज होगे, क्वेश्चन गलत करोगे, और क्वेश्चन गलत होने का मतलब हुआ कि आप कंपटीशन से बाहर। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।